नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का ये 8वां चैप्टर है। ऑलरेडी हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं और 7वां चैप्टर था हमारा कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्थ कैसे एनर्जी रिसीव करती है, कैसे इसको री रेडिएट करती है, अर्थ अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन करके रखती है, यही सब देखेंगे। कैसे हीट ट्रांसफर होता है, तो ये सब है इस चैप्टर में। Friend, somebody asked me a question if these lectures important for BPSC. So yes, these lectures are important for state PCS, all state PCS exams as well as UPSC exam. It is important for both pre and mains, and your conceptual understanding would help you write better answers in mains exam. So you can fully rely on these lectures. And apart from NCRT, I have covered other concepts also which are not given in NCRTs. Another question was that am I going to cover the whole geography here? So yes, I would cover all the NCRTs of class 11th and 12th of geography. So you can fully rely on these lectures. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Where does Earth get the energy from? हमारी अर्थ को एनर्जी कहां से मिलती है? तो अर्थ मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी, मोस्ट ऑफ एनर्जी ये रिसीव करती है सन से। और ये एनर्जी जो रिसीव करती है ये अर्थ के हर प्लेस पे यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म नहीं होती मतलब ये अर्थ है तो इसके सरफेस पे जैसे ये ट्रॉपिक्स है तो ट्रॉपिक्स में एनर्जी ज्यादा आती है क्योंकि सोलर इंसोलेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। सोलर इंसोलेशन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। और ये पोल्स पे कम एनर्जी आती है तो ये ठंडे प्रदेश होते हैं, ये गर्म इलाका होता है ये ट्रॉपिक्स। तो यही बात हो रही, कहीं पे एनर्जी कहीं ज्यादा रिसीव होती है, कहीं पे एनर्जी कम रिसीव होती है। अब क्योंकि एनर्जी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम रिसीव होती है तो इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है तो प्रेशर डिफरेंस भी आ जाता है। दोस्तों एक थंब रूल आप बना लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है और एक यहाँ का टेम्परेचर T2 है। तो जब भी टेम्परेचर T1 T2 से कम होगा तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर कम है यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा P2 से। ये मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर P2 है, प्रेशर P2 है, तो ये प्रेशर P1 प्रेशर P2 से ज्यादा होगा। तो होता क्या है कि जहां पे भी टेम्परेचर ज्यादा होता है वो वहां की हवाएं ऊपर उठती हैं, कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन होता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पे सबसाइड करती हैं, मतलब नीचे आती हैं। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर P2, ये P2 ये P1 से कम होता है, कम होता है। तो एक थंब रूल बना लीजिए कि जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर T1 कम है और टेम्परेचर T2 ज्यादा है, तो हवाएं चलेंगी T1 से T2 की तरफ, ऐसे चलेंगी क्योंकि टेम्परेचर T2 ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में एक बिठा लीजिए, ये हर जगह काम आएगा, पूरी ज्योग्राफी में चलेंगी। जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, रेन पढ़ेंगे और साइक्लोन पढ़ेंगे, ये सारी जगह कंसेप्ट मतलब काम आता है। तो इसको एक ध्यान में बिठा लीजिए। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस भी आता है और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, मतलब हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ का प्रेशर P1 इससे ज्यादा है P2 से, हवा इधर से इधर चलेगी। ये P1 ज्यादा है P2 से तो हवा इधर से इधर चलेगी, तो ये कुछ हीट लेके जाएगी, इधर हीट लेके जाएगी। तो यहां से यहाँ हीट ट्रांसफर भी होता है हवाओं के चलने से। अब ये जो एनर्जी अर्थ रिसीव करती है, ये एनर्जी ऐसा नहीं कि अर्थ रिसीव करके होल्ड कर लेती है, अपने पास रख लेती है, नहीं ऐसा नहीं है। अर्थ ये एनर्जी को रेडिएट भी करती है। कहाँ करती है? एटमॉस्फेयर में, स्पेस में दोबारा से ये रेडिएट करती है। ये अर्थ हो गई, यहाँ से एनर्जी आई, कुछ रिसीव की एनर्जी,
और यहाँ पे कुछ देर तक होल्ड किया और फिर वापस से इसे रेडिएट बैक कर दिया, मतलब फिर से वापस कर दिया। जैसे आप किसी स्टील के बॉल को गर्म करें, स्टील के बॉल को आग में आप गर्म कर दें इसको, और इसको बाहर निकाल के फिर जब रखेंगे तो जब तक ये अंदर रहेगी स्टील की बॉल आग में, तब तक तो ये गर्म होगी, टेम्परेचर इसका लगातार बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप इसको बाहर रखेंगे ये टेम्परेचर इसका गिरने लगेगा, क्योंकि ये रेडिएट करेगी, ये बाहर हीट को रिलीज करेगी। यही बात हो रही, अर्थ यही करती है। और ऐसा कर करके अर्थ जब हीट रिसीव करेगी और फिर रेडिएट बैक करेगी, ऐसा कर करके अर्थ एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है। ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे मान लीजिए कि अर्थ पे एनर्जी लगातार आ ही रही, रोज सूरज मतलब सन एनर्जी ट्रांसफर करता ही है अर्थ को, तो ऐसा होना चाहिए कि अर्थ मतलब कि का टेम्परेचर लगातार बढ़ते ही जाना चाहिए, लगातार बढ़ते जाना चाहिए और फिर से आग का गोला बन जाए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्थ एनर्जी रिसीव करती है और फिर वापस से इसको स्पेस में रेडिएट भी कर देती है। तो इस तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है अर्थ। सोलर रेडिएशन, अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, और ये जो इसका शेप है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इंसुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब सोलर इंसुलेशन का कितना किस स्थान पे कहाँ कितना पड़ेगा, उसका जियोइड शेप का बहुत बड़ा वो रोल रहता है। जियोइड शेप मतलब ये अर्थ पूरी गोल नहीं है, ये पोल्स पे चपटी है, पोल्स पे चपटी है ऐसे। तो जब भी सनरेज ऐसे आती हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ट्रॉपिक्स में सनरेज जो होती हैं वो पूरी पूरी परपेंडिकुलर एक साल में 2 बार कम से कम परपेंडिकुलर पड़ती हैं। वहीं पे पोल्स पे क्या होता है कि ये स्लैंट पड़ती है, मतलब तिरछी पड़ती हैं, सनरेज तिरछी पड़ती हैं। कुछ मान लेते हैं कि ये सनरेज है तो ऐसे पड़ेगी, ऐसे जो 90 डिग्री एंगल तो हुआ नहीं, लेकिन अगर यहाँ पड़े ट्रॉपिक्स पे पड़े तो 90 डिग्री एंगल हो जाता है। तो यही बात हो रही है कि इसका जियोइड शेप का सोलर इंसुलेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इसी को इंसोलेशन कहते हैं। जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आता है इसी को इंसोलेशन कहते हैं। सन से आ रहा है ये, तो इसी को इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन। अर्थ के सरफेस पे ये जो सनरेज होती हैं ऑब्लिकली पड़ती हैं, मतलब ऑब्लिकली मतलब ये अर्थ है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये एकदम परपेंडिकुलर आके ऐसे सरफेस पे पड़े, नहीं, क्योंकि सरफेस इसका शेप जियोइड है तो यहाँ पड़ेगी तो ये ऑब्लिकली ही तो पड़ी, मतलब तिरछी पड़ी, एकदम परपेंडिकुलर नहीं पड़ी, हेड टू हेड तो पड़ी नहीं ऐसे, हेड टू हेड। अब एक सरफेस का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है और सनरेज ऐसे पड़ी तिरछी, ऑब्लिकली। तो यही बात हो रही है, यहाँ पे ऑब्लिकली पड़ रही है। ऑन एन एवरेज जो अर्थ सरफेस एनर्जी रिसीव करती है वो 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट होती है। मतलब एनर्जी ट्रॉपिक्स में ज्यादा होती है, सोलर इंसुलेशन यहाँ पे ज्यादा होता है तो यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, एनर्जी यहाँ की ज्यादा होती है। यहाँ पे एनर्जी मान लेते हैं E2, सब ट्रॉपिकल एरियाज या पोल्स में कम आती हैं, सोलर इंसुलेशन कम होता है, तो यहाँ का कुछ कम है। तो E1 E2 क्या है, E1 से कम है, तो कहीं ज्यादा कहीं कम तो पड़ता है। लेकिन जब इसका यहां से यहां का पूरे अर्थ का एवरेज निकालते हैं तो वो 1.94 पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतनी एनर्जी 1.94 कैलोरीज 1 सेंटीमीटर क्यूब में एनर्जी आती है, वो भी 1 मिनट में रिसीव करती है। ये ऑन एन एवरेज है, ये एवरेज एनर्जी है। अब जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंसेस वेरी करता है उसका भी कुछ ना कुछ इसके एनर्जी मतलब सोलर इंसुलेशन पे या एनर्जी जो रिसीव करती है अर्थ उस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरा उसका क्लाइमेट और वेदर ही चेंज हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत माइन्यूट चेंज आता है, वो हम नोटिस भी नहीं कर सकते। और ऐसा होता भी क्यों है, क्योंकि वो इसलिए होता है, हमारी जो अर्थ है वो सन को
सर्कुलर चक्कर नहीं लगाती। मतलब ये अगर सन है और ये अर्थ है, तो एक सर्कल में चक्कर नहीं लगाती, मतलब रिवॉल्व नहीं करती अर्थ के। ये एक इलिप्टिकल मैनर में रिवॉल्व करती है इसके, जैसे ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ, तो ये इलिप्स, एलिप्स बना नहीं है, तो ये इलिप्टिकल मैनर में ये इसको रिवॉल्व करती है। तो जब भी सन के ये करीब होती है, मतलब सबसे ज्यादा नजदीक होती है, तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। इस पोजीशन को इस पोजीशन को जो सबसे नजदीक वाला है, क्योंकि अर्थ इसके सबसे नजदीक है, इसे पेरिहेलियन बोलते हैं। ये कब होता है? ये 3 जनवरी के आसपास होता है। ये 3 जनवरी के आसपास होता है, जब अर्थ सन के बहुत सबसे नजदीक हो, इसे पेरिहेलियन बोलते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर होती है। और जब अर्थ की पोजीशन सन से फारदेस्ट हो, मतलब सबसे ज्यादा दूर हो, उसे बोलते हैं एपहेलियन। एपहेलियन फारदेस्ट हो तो एपहेलियन, और नियरेस्ट हो तो पेरिहेलियन। अबे जो एपहेलियन वाला है पोजीशन, ये आता है लगभग 4 जुलाई के आसपास। 4 जुलाई के आसपास होता है, और ये डिस्टेंस होती है 152 मिलियन किलोमीटर की। तो ये 147 है और ये 152 मिलियन किलोमीटर है। तो जब 3 जनवरी के आसपास सोलर इंसोलेशन अर्थ पे ज्यादा होता है, क्योंकि अर्थ नजदीक है। अर्थ नजदीक है तो इसकी सन रेज को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, तो ये ज्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि इसके क्लाइमेट पे और वेदर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाले। तो वही कह रहा है कि ये जो थोड़ा थोड़ा बहुत जो चेंज आता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या क्या कैसे न्यूट्रलाइज हो जाता है ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास एंड ओशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब है? जो अभी हमने देखा कि अर्थ नजदीक होती है, जो पेरिहेलियन होती है, तो नजदीक होती है तो एनर्जी ज्यादा रिसीव करती है, और एफेलियन होती है तो थोड़ी कम एनर्जी रिसीव करती है। तो इतना कम होता है कि मान लेते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है इधर, ये पूरा यूरेशिया और एशिया, यूरोप है पूरा, और कुछ हिस्सा, थोड़ा सा क्या, ऐसे पूरा अफ्रीका का भी आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर लैंड मास कॉन्टिनेंट्स ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। तो ज्यादातर लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब थोड़ा सा लैंड बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होती है। लैंड बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होती है, और जो ओशन होते हैं, ओशन, ये थोड़ी धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो एपहेलियन और पेरिहेलियन का इफेक्ट है, वो इस पे ज्यादा आने नहीं देते। ये कॉम्पनसेट हो जाती है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो हवाएं ऊपर उड़ती हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होती है ना, हवाएं ऊपर उड़ती है तो बारिश वारिश होती है। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो हवाएं ऊपर चलती हैं, इनकी वजह से भी वो पूरा पूरा लगभग लगभग हमें पता नहीं चलने देता कि अर्थ की पोजीशन सबसे फारदेस्ट है या नियरेस्ट है। तो इसका फर्क नहीं पड़ता हमें ज्यादातर। वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे इंसोलेशन कैसे वेरी करता है और क्यों करता है, इसके कारण देखते हैं हम। क्या क्या कारण है, फैक्टर्स क्या क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको वेरी कराने में? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ, मान लेते हैं ये अर्थ है, और ये कुछ ऐसे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, रोटेट करेगी। तो ये जब रोटेट करती है तो ये सन है, सन। तो रोटेशन कैसे अफेक्ट करता है इसको? सन की रेज तो हमेशा इधर ही पड़ेंगी। अब अर्थ रोटेट कर रही है तो ये वाला हिस्सा कभी ना कभी इधर चला आएगा। तो एक आधा हिस्सा इसका, हमें अर्थ का आधा हिस्सा हमेशा नाइट में रहता है, ये नाइट हमेशा अंधेरे में रहता है। तो यहाँ पे इंसुलेशन नहीं हो पाती, नहीं पहुंच पाती। तो एनर्जी सिर्फ अर्थ का ये वाला हिस्सा रिसीव कर रहा है। तो
यही इफेक्ट आता है रोटेशन का इंसुलेशन पे। लेंथ ऑफ द डे, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, विंटर में डे स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और समर में बड़े होते हैं, समर में दिन बड़े होते हैं। तो जो स्मॉल डे है, तो मान लेते हैं कि इंसोलेशन इसमें पड़ी 6 से 7 घंटे, ये विंटर की बात कर रहा हूँ, और समर में इंसोलेशन पड़ा लगभग 10 से 13 घंटे, कुछ ऐसे, ये हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा कम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि विंटर में तो इंसोलेशन सिर्फ 6-7 घंटे आया, और समर में 10 से 13 घंटे का आया है। तो यही वजह है कि समर में ज्यादा हीट आती है, ज्यादा इंसोलेशन होता है, ज्यादा देर तक हीट रहती है, तो और सूर्य की किरणें सीधी भी पड़ती हैं गर्मी के दिनों में, तो इंसोलेशन ज्यादा होता है। तो ये लेंथ ऑफ डे की बात हो रही है। तो विंटर में एनर्जी कम मिलती है और इंसोलेशन कम मिलती है, और समर में ज्यादा मिलती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका क्या ऑफ सनरेज, इसका क्या मतलब है? अर्थ ऐसे कुछ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सनरेज पड़ी, तो ये ट्रॉपिक्स में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एक साल में लगभग 2 बार, लगभग क्या, एक साल में कम से कम 2 बार सन रेज इन दोनों के बीच में एकदम परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के, अर्थ सरफेस पे एकदम परपेंडिकुलर सीधी गिरती है। इसके बाहर ऐसा कभी नहीं होता कि सनरेज एकदम 90 डिग्री में पड़े, ये तिरछी गिरती है, यहाँ पे तिरछी गिरेगी, यहाँ पे तिरछी गिरेगी। और जितना हम पोल से नीचे आएंगे तो होगा कि जो स्लेंट है ना, ये सनरेज जो स्लेंट पड़ रही है, इसका एंगल धीरे 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 ज्यादा होता जाएगा। मतलब ये मान लेते हैं कि पोल्स पे जीरो हो गया, जीरो एंगल आ गया, तो पूरी पूरी यहाँ पे मतलब कि इंसुलेशन ही नहीं होगा। और नीचे आएंगे धीरे धीरे धीरे, यहाँ तक इक्वेटर तक आते आते 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ पे ज्यादा इंसुलेशन होगा। तो यही बात हो रही है, जितनी तिरछी ज्यादा पड़ती हैं पोल्स की तरफ, तो वहां पे इंसुलेशन कम होता है। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कम है, तो होगा क्या कि जब ये सनरेज आएंगी तो पोल्स की तरफ ये ज्यादा एरिया कवर करते हैं, ज्यादा एरिया कवर करती हैं। और वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये ट्रॉपिक्स में कम होता है, मतलब ये सीधी पड़ती हैं, लगभग सीधी पड़ती हैं, तो ये कम एरिया कवर करती हैं। सनरेज ये ट्रॉपिक्स में कम एरिया कवर करती हैं और पोल्स की तरफ ज्यादा एरिया कवर करती हैं। सनरेज वो ही है, इंसुलेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि और यहाँ पे एनर्जी कम मिलेगी। तो इंसुलेशन यहाँ पे इसीलिए कम होता है पोल्स की तरफ, और ट्रॉपिक्स में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया, ये ज्यादा एरिया कवर कर रही है ये सनरेज, और ये सनरेज कम एरिया कवर कर रही है, तो इसको कम काम करना है, इसको ज्यादा काम करना है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए हमारे ट्रॉपिक्स ह्यूमिड होते हैं, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। एक और फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब सन रेज जब चलती हैं तो उनको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब मान लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या होती है। ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है, और कुछ गैसेस होती हैं। बादल, अगर मान लेते हैं कि बादल है यहाँ पे, तो जब सनरेज आएंगी तो बीच में बादल पड़ गया, तो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगी वो इंसुलेशन। गैस बहुत ज्यादा है, जैसे धुआं धुआं उठा है, तो भी नीचे ये सनरेज नहीं पहुंच पाएंगी। डस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे गर्मी के दिनों में लू चलती है, तो अचानक से इतनी ज्यादा धूल एटमॉस्फेयर में हो जाती है, धूल के कण हो जाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि बादल बादल छाए हुए हैं, तो ये भी इंसुलेशन को रोकती है। वाटर वेपर भी ज्यादा हो गया तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाटर वेपर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, फिर बारिश होगी तो बादल आएंगे। ये सारे एटमॉस्फेयर के ट्रांसपेरेंसी को डिसाइड करते हैं।
वाटर वेपर, डस्ट और गैस और बादल, क्लाउड। तो ये जितना कम रहेगा इंसोलेशन उतनी ज्यादा होगी। ये अगर नहीं रहेंगे तो इंसोलेशन ज्यादा होगी, अगर ज्यादा रहेंगे तो इंसोलेशन कम होगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट्स, इसका क्या मतलब है? ये जैसे अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ पे कोई माउंटेन हो गया। अब सनरेज अगर इधर से आई, इधर इधर से अगर इधर आई, तो माउंटेन के इस वाले हिस्से पे तो सनरेज आएंगी, तो यहाँ पे इंसुलेशन होगा, ये वाली लेयर गर्म होगी, ये वाला हिस्सा साइड गर्म होगा। इस वाले हिस्से पे सनरेज नहीं आती, तो ये वाला हिस्सा गर्म नहीं हो पाएगा, ये साइड गर्म नहीं हो पाएगी। तो ये इसी की बात हो रही है, रिलीफ की बात हो रही है, बेसिकली रिलीफ की बात हो रही है। ये यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये सनरेज आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और ये जो है ये होता है प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन। प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन मतलब इसी प्लेन में सन को, ये मान लेते हैं सन है, सन को अर्थ चक्कर लगाती है इसी प्लेन में। और ऐसे कुछ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन है ये 66.5 डिग्री होती है एंगल ये, और यहाँ से 23.5। तो आप देखिए कि यहाँ पे पोल्स, तो खैर यहाँ पे हैं पोल्स, यहाँ पे 0 डिग्री हो जा रहा है। ये सनरेज यहाँ पे 0 डिग्री बना रही है। यहाँ पे क्या होता है कि तो ये पूरा वाला जो पोल्स का एरिया है, ये पूरा यहां तक इंसुलेशन पहुंच ही नहीं पाती एक टाइम पे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये वाला हिस्सा भी, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं वैसे, 23.5 के ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ये वाला हिस्सा भी पूरा पूरा 6 महीने तक इंसुलेशन यहाँ पे नहीं आएगा, और पूरा 6 महीने यहाँ भी इंसुलेशन कभी नहीं आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा इंसुलेशन, पूरा दिन, 6 महीने दिन 6 महीने रात, ऐसे होता है यहाँ पे। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, इसी के बीच में सनरेज पूरे साल में दो बार 90 डिग्री एंगल बनाती है। एक बार ऐसे जाएगी तब, और फिर दोबारा ऐसे आएगी तब। सन सन इधर उधर मूव करता है ना, नॉर्थ, एक्चुअली सन इधर उधर मूव नहीं करता, नॉर्थ और साउथ। अर्थ की ओरिएंटेशन ही कुछ ऐसी है कि वो ऐसे लगता है कि मूव कर रहा है। तो ये बात है। और यहाँ पे स्लेंट, ये सनरेज तिरछी पड़ रही है, तो यहाँ पे कम इंसोलेशन होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना। और ये रोटेशन रोटेशन होगा तो पूरा एक हिस्सा इसका आधा ये नाइट में रहता है, और ये पूरा दिन में रहता है। तो इधर इंसोलेशन होती है, इधर नहीं होती है। तो ये है इंसोलेशन। इंटरेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, और जो अर्थ री रेडिएट करती है, रेडिएट बैक करती है, ये होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली। तो होता क्या है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है, उनको अर्थ का एटमॉस्फेयर आने देता है, आसानी से आने देता है। अब जब रेडिएट करती है अर्थ लॉन्ग वेव वाली रेडिएशन, तो इसको नहीं जाने देती अर्थ की एटमॉस्फेयर, ये रोक लेती है, होल्ड कर लेती है। तो यही कह रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन हैज शॉर्ट वेवलेंथ एंड एटमॉस्फेयर अलाउ इट टू पास थ्रू इट, पास आने देती है शॉर्ट वेव रेडिएशन को। वाटर वेपर, ओजोन, अदर गैसेस प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर अब्सॉर्ब मच ऑफ नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। इसका क्या मतलब है? स्पेक्ट्रम का ऑर्डर क्या होता है? ये गामा हो गया, गामा रेज हो गई, तो गामा रेज, एक्स रेज, उसके बाद यूवी, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो।
ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, ये स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ का ऑर्डर है। वेवलेंथ इधर जाने पे इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो गामा रेज की होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है। उससे कम एनर्जेटिक एक्सरे, उससे कम एनर्जेटिक यूवी, उसके से कम विजिबल, ऐसे ऐसे घटते जाती है। इधर वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो होता क्या है कि जब सनरेज आती हैं तो जो नियर इंफ्रारेड, क्योंकि यहाँ पे इनकी वेवलेंथ बढ़ गई ना, वेवलेंथ बढ़ गई, तो वेवलेंथ बढ़ गई है तो ये वेपर, वाटर वेपर, ओजोन और भी गैसेस हैं, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये जब आती हैं सनरेज तो इनको नहीं आने देती, और कुछ हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ हिस्सा आने देती है नीचे। इंफ्रारेड वाली जितनी भी स्पेक्ट्रम है उसको नीचे ज्यादातर वो वहीं पे रोक लेती हैं और थोड़ा सा हिस्सा नीचे आने देती है। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम वाले हैं, जो ये वाले, इनकी वेवलेंथ कम है इंफ्रारेड से, तो ये विजिबल वाले हैं। तो जब ये नीचे आते हैं, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल होते हैं। हमने पढ़ा था ना, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये पार्टिकल्स जब होते हैं, इन पे ये विजुअल स्पेक्ट्रम पड़ती हैं, ऐसे ऐसे पड़ती हैं। तो होता है कि क्या है कि कुछ जो रेडिएशन है कुछ वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ स्कैटर हो जाती है इधर उधर, कुछ स्कैटर हो जाती है, कुछ स्पेस की तरफ चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई वहीं से, और कुछ नीचे आ गई स्कैटर होके, और कुछ स्कैटर होके स्पेस की तरफ भी लौट गई। तो कुछ इस तरीके का बिहेवियर रहता है डस्ट पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होता है कि जब सनराइज और सनसेट होता है तो एक रेडिश कलर या ऑरेंज कलर दिखाई देता है आसमान में। सनसेट के टाइम, सनसेट के टाइम और सनराइज सनराइज के टाइम रेडिश या ऑरेंज कलर दिखाई देता है आसमान में। और जो ब्लू कलर है ना आसमान का, ये भी स्कैटरिंग से ही होता है। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। कहाँ पे एनर्जी कहाँ पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। इंसुलेशन वेरीज फ्रॉम 320 watt per meter square in tropics to about 70 watt per meter square in poles। मतलब पोल्स में तो 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये ट्रॉपिक्स में 320। तो मतलब ट्रॉपिक्स में ज्यादा एनर्जी आती है, इंसुलेशन ज्यादा होता है, और पोल्स में कम होता है। तो उसी की बात हो रही है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव करते हैं क्योंकि ये कम क्लाउडीनेस होते हैं। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स मतलब ये जो अर्थ है, ये भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो इसके बाद बाद के ये लगभग 50-50 तक के लैटिट्यूड है ना, ये 23.5 है, हाफ है। तो इसके बाद के जो लैटिट्यूड है, यहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ये इन्हें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहते हैं। ये मैक्सिमम सोलर इंसुलेशन रिसीव करते हैं। वो इसलिए रिसीव करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाउड नहीं होते, बादल नहीं होते। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हम यहाँ पे होता है, एक होता है हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री के आसपास। आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, यहाँ पे हेडली सेल होता है, यहाँ पे फेरल सेल होता है, यहाँ पे पोलर सेल होता है। तो यहाँ पे हवाएं सबसाइड करती हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के या कैप्रिकॉर्न के बाद 30 डिग्री का के आसपास यहाँ पे हवाएं सबसाइड करती हैं, नीचे आती है। तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है। हाई प्रेशर जोन बन जाता है तो वहां पे बादल बन ही नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे क्लाउडीनेस कम रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सोलर इंसुलेशन मैक्सिमम रहता है। यही बात हो रही है। और ट्रॉपिक्स में क्यों नहीं होता? ट्रॉपिक्स में इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती रहती है, पूरे साल भर बारिश। तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, बादल आते हैं ट्रॉपिक्स में, तो इसलिए इंसुलेशन कम आ पाती है, ब्लॉक हो जाता है वो। अच्छा ये देखिए, इंसुलेशन इज मोर एट ट्रॉपिक्स देन इक्वेटर। फिर से वही बात, ये हो गया अपना, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक्स हो गई। होता क्या है कि ट्रॉपिक्स पे ज्यादा इंसुलेशन होती है, मतलब ज्यादा इंसुलेशन, यहाँ पे सनरेज अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है। रीजन क्या है कि जो
इक्वेटर के आसपास वाला इलाका है, यहाँ पे पूरे साल भर इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन, साल भर इवेपोरेशन होता है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है लगभग लगभग 18 किलोमीटर तक ऊपर पहुंच जाता है। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में। तो 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे कम होने लगता है, पोल्स की तरफ कम होने लगता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे बादल भी है, 18 किलोमीटर तक गैसेस वेपर भी गए हैं, वाटर वेपर भी गए हैं। और तो सन रेज को ये 18 किलोमीटर मतलब लगभग 8-10 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है, और ट्रॉपिक्स पे इनको कम चलना पड़ता है, और यहाँ पे ज्यादा बादल भी नहीं होते। इसलिए ये इंसोलेशन ट्रॉपिक्स पर ज्यादा होता है, इक्वेटर पर कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बादल ज्यादा होते हैं, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और ट्रॉपिक्स पे बादल इसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन में कम होता है, और इवेपोरेशन भी कम होता है। अगर हम सेम लेटीट्यूड पे देखें तो कॉन्टिनेंट ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करती है ओशन से। कॉन्टिनेंट पे ज्यादा इंसोलेशन होता है, ओशन में कम होता है। वो इसलिए होता है कि ओशन पूरा पानी है और एक कॉन्टिनेंट लैंड है पूरा। यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, तो बादल यहाँ पे खूब बनते हैं और बारिश भी होती है। यही वजह है कि ओशन कम इंसोलेशन रिसीव करते हैं और लैंड ज्यादा रिसीव करती है। सर्दियों में मिडिल और हाई लेटीट्यूड कम इंसोलेशन रिसीव करते हैं मुकाबले समर के। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये हीट कैसे होता है, कूल कैसे होता है? तो इसमें 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला है रेडिएशन। रेडिएशन वो है जैसे ये अर्थ है और ये कहीं इधर सन है, तो ये सीधे रेडिएशन के थ्रू सन रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट कर देती हैं रेडिएशन के थ्रू। और रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी जरूरत नहीं पड़ती रेडिएशन को, तो ये सीधे सीधे आके अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट कर देती हैं। अब यहाँ तो रेडिएशन आ गया। अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन वो होता है जैसे कोई सॉलिड या लिक्विड है, सॉलिड या लिक्विड, तो एक पार्ट, अगर एक एंड को आप गर्म करेंगे तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे, तो ये वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, प्रोसेस, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा गर्म हो जाता है। आप किसी रॉड के एक एंड को गर्म करें, दूसरा एंड अपने आप ही गर्म हो जाएगा। यही है कंडक्शन, इसी की बात हो रही है। कन्वेक्शन, तो ये कंडक्शन से क्या होता है, ये जो अर्थ की सरफेस है ना, ये ट्रांसफर करती है, ये अर्थ का जो सरफेस है ये ट्रांसफर करती है हीट अपने नियरेस्ट नियरेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को ये हीट करती है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या करता है कि अब ये तो लेयर गर्म हो गई, अब इसका काम ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स इधर ट्रेवल करेंगे और ये जो ठंडे मॉलिक्यूल है नीचे आएंगे। तो इस तरीके से ये वाली लेयर कन्वेक्शन के थ्रू इस लेयर को गर्म करेगी। कन्वेक्शन मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ गैस या लिक्विड। अब इसी के जैसा एक और प्रोसेस है एडवेक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड है, और ये एडवेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड है। तो मतलब यहाँ की गैस है कोई, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये ट्रेवल करके इधर तक जाएगी और यहाँ के भी गैस को हीट करेगी। तो ये हो गई एडवेक्शन। एडवेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल और कन्वेक्शन मतलब वर्टिकल। तो ये 4 प्रोसेस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ की जो सरफेस है वो शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हीट होती है। अभी हमने बताया कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये शॉर्ट वेव की होती है, और ये जो रिलीज करेगी, रेडिएट करेगी, ये लॉन्ग वेव की होगी। तो जो शॉर्ट वेव की होती है रेडिएशन, इनको इसका अर्थ का एटमॉस्फेयर आने देता है आसानी से,
लेकिन जो लॉन्ग वेव की जो रेडिएशन होती है, जो अर्थ रेडिएट करती है, इसको ये जाने नहीं देते, है ना। तो जब अर्थ हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो एक लॉन्ग वेव रेडिएशन स्पेस को वो सेंड करती है, मतलब भेजती है, वो रिलीज करती है रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव वाली रेडिएशन जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं उनके द्वारा। मतलब कि इसमें CO2 और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे वाटर वेपर हो गया, ओजोन हो गया, ये सब क्या करती हैं कि लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होती है अर्थ के द्वारा, इनको ये होल्ड कर लेती हैं, ये जाने नहीं देती बाहर, रोक लेती हैं। अब ये क्या होता है कि लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है ये क्या करेगी, यहाँ पे तो ये होल्ड कर लिया गया इसको, अब ये इस एटमॉस्फेयर को हीट करेगी, ये गर्म करेगी इसको, तो इसको ये गर्म करने लगती है, ये हीट अप द एटमॉस्फेयर। फाइनली ये जो लॉन्ग वेव्स हैं, इनको भी एटमॉस्फेयर में दोबारा रेडिएट बैक कर दिया जाता है, मतलब रेडिएट कर देती हैं ये एटमॉस्फेयर रेडिएट कर देता है दोबारा से इन लॉन्ग वेव्स को स्पेस में, तो ये फिर से दोबारा इधर चली जाएंगी। और इस तरीके से ये सब करने से अर्थ अपने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करती है। कुछ एनर्जी ली और उस एनर्जी को दोबारा से वापस कर दिया, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से रिलीज होने लगी एनर्जी तो ठंडी हो गई पूरी अर्थ, और अचानक से एनर्जी बढ़ने लगी दिन में तो एकदम बढ़ते बढ़ते आग का गोला बन गई, ऐसा नहीं होता। तो ये है हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और कल दोस्तों हम पढ़ेंगे हीट बजट ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे ये सब अपनी इसकी क्या कैसे ये मेंटेन करती है कांस्टेंट टेम्परेचर, कितनी एनर्जी आती है कितनी जाती है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनमें, कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सब हम देखेंगे। तो आज का दोस्तों लेक्चर यहीं तक, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको सजेस्ट करना है, कुछ कोई फीडबैक देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों।